नेक्स्ट इज़ रेटिनल वेन ऑक्लूजन, मीन्स कि जो रेटिना को ब्लड की जो वीनस ड्रेनेज है अगर वो ऑक्लूड हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है। ठीक है, ये ज़्यादातर मिडल एज या एल्डर्स की ये डिज़ीज़ है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो रेटिनल वास्कुलेचर में सबसे ज़्यादा जो कॉमन डिज़ीज़ है, इट इज़ सेकेंड मोस्ट कॉमन। ठीक है, इसको डिफरेंट टाइप्स में हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट इज सेंट्रल रेटिनल वेन, ब्रांच रेटिनल वेन और हेमी रेटिनल वेन। सेंट्रल को हमने फर्दर नॉन इस्कीमिक और इस्कीमिक में डिवाइड किया है। इस टॉपिक में जो स्नैरियोज आते हैं वो डिवाइड, ये मतलब कि इसको हमने स्पेसिफाई नहीं करना होता कि ये सेंट्रल है, ये ब्रांच है, इस्कीमिक टाइप है या नॉन इस्कीमिक टाइप है। ठीक है, ये टॉपिक जोगी के अंदर बहुत सिंपल लिखा हुआ है और क्वेश्चन पेपर चूँकि जोगी से बनता है इसीलिए यहाँ भी जो इतना कॉम्प्लिकेट करके लिखा हुआ है एज सच इस तरह से कोई सिनेरियो नहीं आता। यूक्यूज़ भी मैंने सारे देखे, उनके अंदर भी सिंपल उन्होंने हिस्ट्री दी हुई है और उन्होंने उसका डायग्नोसिस पूछा हुआ है। उन्होंने ये नहीं पूछा कि ये स्कीमिक टाइप है, नॉन इस्कीमिक है, सेंट्रल है या ब्रांच है। देखने में टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप जोगी के पैटर्न से अगर आप इसको करोगे तो ये बहुत सिंपल टॉपिक है। अब ज़्यादातर जो रेटिनल वेन ऑक्लूजन है ये हाइपरटेंशन की वजह से होती है। ठीक है, हाइपरटेंशन की वजह से होती है और 55 ईयर्स के बाद होती है। ठीक है, तो एज आपने ज़रूर याद रखनी है 50s या 55 के बाद। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो याद ऐसा हो सकता है कि जो हमारे पास जो रेटिना के अंदर जो आर्टरीज़ और वेन्स है ना ये इकट्ठी होती हैं। ठीक है, वेन्स और ये जो आर्टरीज़ हैं ये इकट्ठी होती हैं इस तरह से। ठीक है, तो जहाँ से वेन पास करेगी वहाँ से आर्टरी भी पास करेगी। तो इसका मतलब कि जब भी आर्टरीज़ ऑक्लूड होंगी तो साथ वेन्स भी ऑक्लूड हो सकती हैं, या फिर ऐसा होता है कि कुछ ऐसी जगह जहाँ से आर्टरी इस तरह से पास कर रही थी और वेन उसको यूँ बाईपास करती है। ठीक है, तो ऐसी जगहों पे भी हमारे पास ये हमारे पास प्रॉब्लम को एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे पास जो वेन ऑक्लूजन है वो हाइपरटेंशन में होती है, डायबिटीज़ में होती है, रेज्ड आईओपी में, कुछ ड्रग्स और स्मोकिंग। इसके अलावा कुछ लोकल कॉजेज़ होते हैं, इन्फ्लेमेटरी कॉजेज़, थ्रोम्बोफिलिक कॉजेज़ या हाइपर विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। तो ये आपने इसके जो कॉजेज़ हैं ये यूक्यू है। ठीक है, ये आपने ज़रूर करना है। कॉजेज़ इसके आ जाते होते हैं कि सिनेरियो में पूछ लेते हैं, उसके डायग्नोस्टिक पॉइंट्स देके उसका डायग्नोसिस और फिर उसके कॉजेज़ पूछ लेते हैं। तो आपको ये कॉजेज़ पता होने चाहिए, एज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, आईओपी, ड्रग्स मीन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की वजह से भी वेन्स ऑक्लूड हो सकती हैं, स्मोकिंग, हाइपर विस्कोसिटी और ये फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। देन आप रेटिनल वेन को इन्वेस्टिगेट कैसे करते हो, इन्वेस्टिगेशन भी इसका यूक्यू है। ठीक है, आपने उसका ब्लड प्रेशर चेक करना है बिकॉज हाइपरटेंशन की वजह से होता है, सीबीसी चेक करनी है, ब्लड शुगर लेवल चेक करना है बिकॉज डायबिटीज़ की वजह से भी हो सकता है, लिपिड प्रोफाइल, प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस और ऑटो एंटीबॉडीज़। ठीक है, अब हमने इनको डिवाइड किया था इस्कीमिक नॉन इस्कीमिक टाइप्स के अंदर। जो सेंट्रल वेन ऑक्लूजन थी उसको हमने डिवाइड किया था। अब सबसे ज़्यादा जो कॉमन है इट इज़ नॉन इस्कीमिक। नॉन इस्कीमिक जो है वो लेटर ऑन इट कैन कन्वर्ट इनटू इस्कीमिक टाइप। इसमें पेशेंट प्रेजेंट किस तरह से करता है, ओल्ड एज के अंदर 55 ईयर्स के अंदर पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट करेगा कि अचानक उसकी नज़र एक आँख से उसको दिखाई देना बंद हो जाता है। एक तो अचानक की हिस्ट्री, ये सडन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक आंख इन्वॉल्व होती है और कोई दर्द भी नहीं होता, तो ये टिपिकल हिस्ट्री होती है इन पेशेंट्स की। तो ये हिस्ट्री आप रट लो या जैसे मर्ज़ी इसको याद कर लो, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि अचानक एक आंख से देखना दिखाई देना बंद हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर कोई प्यूपल का डिफेक्ट नहीं होता, लेकिन इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर हिस्ट्री हमें इसके अलावा मिल सकती है कि वेन्स आर एंगॉर्ज्ड, क्योंकि जब ऑक्लूजन होती है इस तरह से ये वेन पास कर रही थी तो यहाँ पे ऑक्लूजन होगी तो ये वाली सारी वेन डायलेट कर जाती है बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड। तो वेन्स आर डायलेटेड एंड एंगॉर्ज्ड
बहुत ज़्यादा अच्छा। अब जब यहाँ पे सारे होते हैं तो इनके यहाँ पे जब इतना सारा ब्लड इकट्ठा हो जाता है तो ये वास्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज़ होती है, तो बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लूइड वगैरह जो है वो सारा इंटरस्टिशियम में जाता है, जिसकी वजह से एक्सुडेट बनता है, ठीक है। और इसके अलावा डॉट ब्लॉट हेमरेजेस और फ्लेम शेप्ड हेमरेजेस होते हैं, और ये चारों क्वाड्रेंट्स के अंदर होते हैं, इसलिए हम इसको टोमेटो स्प्लैश हेमरेजेस या टोमेटो स्प्लैश अपीयरेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चारों क्वाड्रेंट के अंदर सेंट्रल रेटिनल वेन जब ओक्लूड होती है, तो चूँकि सेंटर से चारों की तरफ ब्लड वेसल्स जा रही थी, तो ये सेंटर ओक्लूड हुई है, तो इसकी वजह से ऑल 4 क्वाड्रेंट्स विल बी इन्वॉल्व्ड, ठीक है। और इसके अलावा एक्सुडेट मैंने आपको बताया कि कॉटन वूल स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो यहाँ पे इंटरस्टिशियम में फ्लूइड आया है एक्सुडेट, बेसिकली इट आल्सो कॉज एडीमा, ये एडीमा भी होता है इसके अंदर मैक्यूला का, ऑप्टिक डिस्क का। इसके अलावा हेमरेजेस होते हैं, वेन्स आर एनगॉर्ज्ड, और एक आंख से अचानक दिखाई देना बंद हो जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट हमें फ्लोरेसीन जो है ना, ये जो फ्लोरेसीन एंजियोग्राफी है बेसिकली ये वास्कुलर एबनॉर्मेलिटीज़ को शो करती है। तो फ्लोरेसीन पे हमें पता लगता है कि कैपिलरीज़ की परफ्यूजन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ओक्लूजन वेन की हुई है, कैपिलरीज़ परफ्यूज़ कर रही हैं, बिकॉज इट इज़ नॉन इस्कीमिक टाइप, अभी इस्कीमिया नहीं हुआ। और जो OCT है इससे हमें मैक्युलर एडीमा का पता लगता है। आप इस बुक के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पे देखोगे फ्लोरेसीन और OCT, ये इन्वेस्टिगेशंस के लिए टेक्निक्स यूज़ होती हैं, तो आप याद रखना कि हमेशा फ्लोरेसीन से वेसल की एबनॉर्मेलिटीज़ का पता लगता है, कि वेसल की परमेबिलिटी का पता लगता है, वेसल की परफ्यूजन का, वास्कुलराइजेशन का। तो वेसल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हमें फ्लोरेसीन एंजियोग्राफी से पता लगती हैं, और OCT से हमेशा मैक्युलर एडीमा को चेक करते हैं, ठीक है। अब ये कॉम्प्लिकेशन इसकी हो सकती है, या तो ये नॉन इस्कीमिक कैन कन्वर्ट टू द इस्कीमिक टाइप, या फिर मैक्युलर एडीमा हो सकता है, ठीक है। और इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं, या तो हमें रिस्क फैक्टर्स को कम करना है। रिस्क फैक्टर्स मैंने आपको पहले बताए, कॉजेज़ वाले सारे रिस्क फैक्टर्स ही हैं बेसिकली, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वगैरह। इसके अलावा थ्रोम्बोसिस बन जाता है, तो हमने ये सारी इसकी रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल करने और एंटी प्लेटलेट थेरेपी देनी है। इसके अलावा इसके अंदर जो है ना, एक बात मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताई, इसके अंदर जो है वो जब ओक्लूजन होती है ना, इस तरह से यहाँ पे ओक्लूजन हो गई, ये इस तरह से आर्टरी आ रही थी, ओक्लूड कर गई, ठीक है। अब जो पीछे ब्लड है वो इतना सारा पड़ा हुआ है, उसने कोई रास्ता तो बनाना है, तो वो कोलैटरल्स बना लेता है। मीन्स के यहाँ पे जब इन्फ्लेमेशन होती है तो वास्कुलर ड्राइव एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर आता है, और वो न्यू वेसल्स की ग्रोथ स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब जब न्यू वेसल्स की ग्रोथ होती है उसकी वजह से दूसरी, एक तो न्यू वेसल्स की ग्रोथ हो रही है, न्यू वास्कुलराइजेशन, और दूसरी तरफ आप देखो कि वेन्स जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, मीन्स के वेनस ड्रेनेज नहीं हो रही। तो इसका आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एक्वस ह्यूमर जो है वो अल्टीमेटली ट्रैबेकुलर मैशवर्क से वीनस ड्रेनेज में जाता है, ठीक है, वीनस सिस्टम में जाके ड्रेन करता है। जब वीनस सिस्टम इज़ ब्लॉक्ड और ऑब्स्ट्रक्टेड, तो उसकी वजह से एक्वस ह्यूमर वहाँ से ड्रेन नहीं करेगा, IOP राइज करेगा और ग्लूकोमा होगा, ठीक है। तो ये कॉज UQ में पूछी हुई है कि ओपन एंगल ग्लूकोमा की कॉज बताएं कि क्यों होता है सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन में। तो आपने ये 2 रीजंस बतानी है, एक तो वेसल्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, और दूसरा हमारे पास वीनस ड्रेनेज ब्लॉक होने की वजह से एक्वस ह्यूमर जो है वो ड्रेन नहीं कर पाता और IOP रेज करता है, ठीक है। अब इसके ट्रीटमेंट के अंदर, क्योंकि इसके अंदर वेसल्स की ग्रोथ हो रही है, तो हम एंटीवास्कुलर ड्राइव ग्रोथ फैक्टर्स और स्टीरॉयड देते हैं। आपको ये स्टीरॉयड मैंने पहले भी इसका नाम बताया था, ट्राईएम्सिनोलोन एसिटानाइन, ठीक है। इसके अंदर हम फोटोकोएगुलेशन नहीं करते ज़्यादातर, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ इस्कीमिक। इस्कीमिक भी सेम नॉन इस्कीमिक की तरह ही है, अचानक नज़र कमज़ोर हो जाती, नज़र नहीं आता एक आँख से, ठीक है। IOP भी रेज करता है बिकॉज ऑफ न्यू वास्कुलराइजेशन। इसके अलावा इसके अंदर सिर्फ फ़र्क ये है कि इसके अंदर प्यूपिलरी डिफेक्ट होता है, नॉन इस्कीमिक में प्यूपिलरी डिफेक्ट नहीं होता। यहाँ पे भी सेम वैसे ही ऑल 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर हेमरेजेस होते हैं, वही वाला सेम पैटर्न जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, सेम वही यहाँ पे टोमेटो स्प्लैश अपीयरेंस होती है, एडीमा और हाइपरीमिया वगैरह, और ये एक्सुडेट होता है।
बिल्कुल उसी तरह से इन्वेस्टिगेट करते हैं। लेकिन अब इनमें फ़र्क कहाँ पे आता है, इसमें इसकी इन्वेस्टिगेशन में फ़र्क आता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन में क्योंकि इस्कीमिया हो रहा है, तो मैंने आपको बताया कि जो फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी है उससे हम वेसल की किसी किस्म की भी एबनॉर्मेलिटी को डिटेक्ट करते हैं। तो इससे हमें पता लगेगा कि कोई नॉन परफ्यूज्ड एरिया प्रेजेंट है, मींस कि इस्कीमिक एरिया प्रेजेंट है, ठीक है। और ओसीटी से हमें मैक्युलर एडीमा का पता लगता है। इसका प्रोग्नोसिस बहुत पुअर है बिकॉज इसके अंदर इस्कीमिया हो चुका है। इस्कीमिया एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, यहाँ पे इस्कीमिया नहीं हुआ था, इसीलिए ये इसका प्रोग्नोसिस अच्छा है, ठीक है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी एडीमा डेवलप हो सकता है, इस्कीमिया डेवलप हो सकता है, ठीक है। और इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं, इसका जो बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है इट इज़ पैन रेटिनल फोटोकोएगुलेशन, कि जहाँ पे इस्कीमिया हुआ है रेटिना के अंदर उस एरिया को हम लेज़र लाइट के थ्रू रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इट इज़ फोटोकोएगुलेशन प्रोसीजर। फिर आता है क्रायोथेरेपी के अंदर उस एरिया को फ्रीज़ कर देते हैं, इट इज़ ए कोल्ड सर्जरी। तो इसके अंदर क्या करते हैं हम क्रायोथेरेपी में उस एरिया को फ्रीज़ कर देते हैं, इसको हम कोल्ड सर्जरी भी कहते हैं। दैन नेक्स्ट इज़ रेटिनल ब्रांच ओक्लूजन। इसके अंदर आपने सारा नहीं करना, ठीक है। आपको सिर्फ एक चीज़ इसमें पता होनी चाहिए कि उसके अंदर सेंट्रल वेन ओक्लूड हो रही थी तो ऑल 4 क्वाड्रेंट्स इन्वॉल्व थे, लेकिन ब्रांच्ड के अंदर जो ब्रांच इन्वॉल्व होगी और जो जिस ब्रांच से वो ड्रेनेज लेके जाती है सिर्फ उस एरिया में हैमरेज भी होगा, एडीमा भी होगा और इसके अंदर कंप्लीट विजन लॉस नहीं होती, ठीक है। तो आपको ये वाले इसके पॉइंट्स पता होने चाहिए। देन नेक्स्ट, अब जो ये मैं आपको बताने लगी हूँ इस तरह से जोगी के अंदर लिखा हुआ है, ये बहुत सिंपल तरीका है इसको याद करने का। मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप जतोई को फॉलो कर रहे हो, तो इस वजह से आप पहले उसको तो देखो कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। अब ये सारे के सारे इसके सिनेरियो पॉइंट्स हैं। पॉजेस का यूक्यू आ चुका है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें अचानक एक आंख में दिखाई देना बंद हो जाता है। और एज, इसके अंदर एज को भी आपने ज़रूर नोट करना है, 50 से अबव होते हैं। 55 बुक में लिखा हुआ है लेकिन 50 से अबव आपने याद रखना है, ठीक है। इसके अंदर वीनस पल्सेशंस एब्सेंट होती हैं क्योंकि आगे ओक्लूजन हो रही है, इसीलिए वेन्स एंगॉर्ज्ड होती हैं। और जब एंगॉर्ज्ड होती हैं और पीछे ब्लड इस तरह से ये वेन यहाँ पे ओक्लूड हो गई और जो पीछे वाली है वो यूँ वेन डायलेट कर जाएगी और इसके अंदर जब एडीमा होगा यहाँ पे परमेबिलिटी बढ़ेगी तो यहाँ से हेमरेजेस, ब्लड और एक्सुडेट सारा का सारा इंटरस्टिशियम में जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास कॉटन वूल स्पॉट्स विच इज़ बेसिकली ये सॉफ्ट एक्सुडेट अपीयर होता है और एडीमा अपीयर होता है और 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर हेमरेजेस होते हैं जिसको हम टोमेटो स्प्लैश अपीयरेंस या ब्लड थंडर फंडस भी कहते हैं। मीन्स के जो ब्लड के अंदर डूबा हुआ फंडस होता है बिकॉज इसके अंदर ऑल 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर एक्सटेंसिव हेमरेजेस होते हैं, ठीक है। अब इनको हम लोग फ्लोरेसीन पे हम सेपरेट कर सकते हैं कि ये इस्कीमिक टाइप है या नॉन इस्कीमिक टाइप है। इस्कीमिक टाइप के अंदर हम लोगों को इस्कीमिया मिलेगा, एक नॉन परफ्यूज्ड एरिया मिलेगा, जबकि नॉन इस्कीमिक टाइप के अंदर हमें कोई भी इस्कीमिक एरिया नहीं मिलेगा, वहाँ पे परफ्यूजन हो रही होती है, ठीक है। सॉरी, ये प्रोग्नोसिस नहीं है, देयर इज़ ए गुड परफ्यूजन, ठीक है। मीन्स कि वहाँ पे कैपिलरीज की परफ्यूजन हो रही है, ठीक है। ओसीटी पे हमें एडीमा मिलता है। इसके अलावा इनके अंदर प्यूपिलरी डिफेक्ट नॉन इस्कीमिक में नहीं होता, इस्कीमिक में होता है। न्यू वास्कुलराइजेशन होती है। और ब्रांच टाइप का मैंने आपको बताया कि सिर्फ स्पेसिफिक एरिया जो जिस वेन से ओक्लूड होता है, जो वेन मींस कि ये सपोज़ ये वेन इस एरिया को ड्रेन करती है तो सिर्फ ये एरिया के अंदर ही हैमरेज होंगे, इस एरिया के अंदर। तो अगर आप यूँ कर लोगे तो ये भी एक अच्छा तरीका है इसको याद करने का, बिकॉज कोई भी आपसे नहीं पूछता कि इस्कीमिक और नॉन इस्कीमिक का डिफरेंस बताएं। अगर किसी ने पूछा भी तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ ये बताना है कि फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी पे हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो इतना सारा ये जो बुक के अंदर लिखा हुआ है ये सारे वही पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको नोट्स में दिखा दिए हैं। तो इस्कीमिक और नॉन इस्कीमिक में सेम फीचर्स होते हैं, सेम उसमें हेमरेजेस, एक्सुडेट, एडीमा, एक आंख से अचानक दिखाई देना बंद हो जाता है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस हम इसका फ्लोरेसेंट पे करते हैं, ठीक है। फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी पे करते हैं और एडीमा की सिवियरिटी से करते हैं। और फिर इनके ट्रीटमेंट ऑप्शंस बस थोड़े से डिफरेंट है, वो आपने ज़रूर देख लेने हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शन जो नॉन इस्कीमिक में तो हम लोग वास्कुलर डिराइव ग्रोथ फैक्टर और स्टेरॉइड्स देते हैं। इस्कीमिक में हम फोटोकोएगुलेशन और क्रायोथेरेपी करते हैं। और ब्रांच में आपको सिर्फ ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जिस
एरिया को, जो वेन की ब्रांच जो है वो मींस के सप्लाई कर ड्रेन करी थी, सिर्फ वही एरिया इन्वॉल्व होगा, बाकी इन्वॉल्व नहीं होगा। तो अगर आप जोगी वाला करोगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। अब आप इसका सिनेरियो देखो कि 70-year-old मैन प्रेजेंट विद सडन पेनलेस वेन लॉस इन राइट आई, कि एक आंख से अचानक दिखाई देना बंद हो गया, सडन। ठीक है, इसके अलावा वेन्स डायलेट हैं। फंडस पे हमें पता चल रहा है, फंडस बेसिकली रेटिना को के अंदर होता है, तो उस पर हमें वेन्स डायलेटेड मिल रही हैं और हेमरेजेस मिल रहे हैं ऑल ओवर द रेटिना, मींस के 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ रेटिना के अंदर हमें हेमरेजेस और डायलेटेड वेन्स मिल रही हैं। तो आपने अपना डायग्नोसिस बताना है, सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन, और इन्वेस्टिगेशंस बताने हैं और कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। तो इन्वेस्टिगेशन आपने इसको कैसे करना है, इन्वेस्टिगेशंस बुक के अंदर लिखे हुए हैं। अगर आप यहाँ पे देखो इन्वेस्टिगेशंस, तो ये सारे इन्वेस्टिगेशंस हैं। बीपी को चेक करना है, सीबीसी, शुगर, लिपिड प्रोफाइल, और ये सारे इसके इन्वेस्टिगेशंस हैं। और फिर आपने इसमें क्या चीज़ बतानी है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस, वो आपने बतानी है। इस्कीमिया हो सकता है, ये ग्लूकोमा हो सकता है, विट्रियस हेमरेजेस, मैक्यूलोपैथी, ब्लाइंडनेस और मैक्यूलर एडीमा हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट सिनेरियो इज़ 50-year-old मैन प्रेजेंट विद सडन लॉस ऑफ विजन इन द राइट आई। फिर वही हिस्ट्री कि एक आंख में अचानक दिखाई देना बंद हो गया, और ये इतना होता है कि आप सिर्फ फिंगर्स को ही देख सकते हो कि ये उंगलियां कितनी हैं। ठीक है, सिर्फ मुश्किल से वो भी नहीं दिखाई देता, इतने अचानक से जो है वो विजन लॉस हो जाती है। तो रेटिनल एग्जामिनेशन पे अगेन डायलेटेड वेन्स, रेटिनल हेमरेजेस नज़र आते हैं और फ्यू कॉटन वोल स्पॉट्स भी नज़र आते हैं। तो अगेन हमें पता लग रहा है कि डिफ्यूज़ मींस के पूरे रेटिना के अंदर, तो ये भी सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन है। आप इसको इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे, अगेन आपको पता लग गया कि इन्वेस्टिगेशंस कितने इंपॉर्टेंट है, 2 दफ़ा आ गए हैं। और सेकेंडरी ग्लूकोमा क्यों होता है, ये कॉज भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। एक तो न्यूवास्कुलराइजेशन की वजह से और दूसरा वीनस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। और इसके रिस्क फैक्टर्स में आपने इसके सारे कॉजेज़ लिखने हैं। इट मीन्स कि इसके कॉजेज़, इसके इन्वेस्टिगेशंस और इसका डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगेन ये एक सिनेरियो है कि 60-year-old मेल, ये भी आप देखो 55 से अबव है, विद हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन, प्रेजेंट विद सडन डिटोरिएशन ऑफ लेफ़्ट आई विजन ऑफ 2 days ड्यूरेशन, के अचानक से 2 दिन के अंदर एक आंख से दिखाई देना बंद हो गया। वही वाली हिस्ट्री टिपिकल, कोई प्यूपिलरी एबनॉर्मेलिटी नहीं है। तो आपको पता है कि नॉन इस्कीमिक टाइप के अंदर कोई प्यूपिलरी एबनॉर्मेलिटी नहीं होती, लेकिन एक्सटेंसिव हेमरेजेस होते हैं। ये बेसिकली ये जो टोमेटो स्प्लैश अपीयरेंस है वो शो करती है कि एक्सटेंसिव हेमरेजेस होते हैं ऑल ओवर द रेटिनल वास्कुलेचर, मींस के पूरे रेटिना के अंदर क्या है, एक्सटेंसिव हेमरेजेस हैं और एक आंख से अचानक दिखाई देना बंद हो गया है। इसका डायग्नोसिस सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन। अब आप कहोगे यहाँ पे डायबिटीज़ की हिस्ट्री, तो हमने डायबिटिक रेटिनोपैथी क्यों नहीं कहा। अगर आप इसके रिस्क फैक्टर्स में देखो तो उसके अंदर हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ दोनों की हिस्ट्री है। ठीक है। और इसको आप कंफर्म कैसे करोगे डायग्नोसिस को, इसमें आपने उसकी इन्वेस्टिगेशंस लिखनी है और उसकी मैनेजमेंट आपने लिखनी है। मैनेजमेंट यहाँ पे अगर आप बुक के अंदर देखो तो बहुत एक लंबा चौड़ा सा काम है। आपने इसकी मैनेजमेंट जो है वो बहुत सिंपल करके लिखनी है। वो कैसे लिखनी है वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने लिखना है कि इसकी नॉन इस्कीमिक टाइप में हम लोग किस तरह से ट्रीट करते हैं। ये आपने 2 तरीके, स्टीरॉइड्स और वास्कुलर डिराइव्ड एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स, और उसका नाम भी लिखना है। लेज़र फोटोकोएगुलेशन नहीं करते, जबकि जो हमारे पास इस्कीमिक टाइप है उसके अंदर आपने क्या करना है, पैन रेटिनल फोटोकोएगुलेशन इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस और क्रायोथेरेपी करनी है। ठीक है। और अगर आप ये ब्रांच टाइप का याद रख सकते हो तो याद कर लो, अदरवाइज़ अगर आप वो दोनों ही लिखोगे तो यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं, वास्कुलर ड्राइव ग्रोथ फैक्टर, एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, फोटोकोएगुलेशन और स्टीरॉइड्स, ये भी वही चीज़ें हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके ये जो पिक्चर्स हैं ये वाली रह गई हैं बिकॉज ये ऑस्पी में आती हैं, तो आपको इसका पता होना चाहिए। तो अगर आप ये देखो, आपकी बुक में अगर आप देखोगे खोल के तो ये आपको बहुत अच्छे से नज़र आएगा। जब फ्लेम आग जल रही होती है तो
इस तरह से हम लोगों को उसके ऊपर एक मतलब कि आँख के ऊपर किस तरह से हमें मतलब एक शोला सा जो होता है वो मिलता है। तो ये बिल्कुल फ्लेम शेप हेमरेजेस उस तरह के होते हैं। तो बुक के अंदर आपको सही क्लियर नज़र आ रहा होगा, वीडियो में यहाँ पे सही क्लियर नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये आपने अपनी बुक से देखना है कि ये फ्लेम शेप हेमरेजेस कैसे होते हैं। ये बेसिकली जो टोमेटो शेप अपीयरेंस है ना, उसके अंदर ये हमने आप कहोगे कि आपने फ्लेम शेप हेमरेज तो इस टॉपिक में पढ़ा ही नहीं है, लेकिन जब आप टोमेटो अपीयरेंस देखोगे हेमरेजेस की, तो उसके अंदर सुपरफिशियल हेमरेजेस भी होते हैं और डीप हेमरेजेस भी होते हैं। तो अगर आप याद करो तो सुपरफिशियल हेमरेजेस फ्लेम शेप हेमरेजेस होते हैं, ठीक है, और डीप हेमरेजेस डॉट ब्लॉट हेमरेजेस होते हैं। तो इनके अंदर ये दोनों हेमरेजेस ही बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सटेंसिव होते हैं, इसीलिए इनको जो है वो टोमेटो अपीयरेंस स्प्लैश्ड अपीयरेंस भी इन हेमरेजेस को कहते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ये फ्लेम शेप हेमरेजेस दिखाए हुए हैं। अगर आप स्कीमिक के अंदर देखो तो ये आप देखो जगह जगह हेमरेजेस ऑल 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर दिखाए हुए हैं। ये वेन एंगॉर्ज्ड, ये आप वेन देखो नॉर्मल दिस साइज़, और ये वेन कितनी एंगॉर्ज्ड मीन डायलेट हुई हुई है, ठीक है। और इसके अलावा एडीमा, ठीक है। तो आपको अगर एडीमा की नहीं भी समझ आती तो एटलीस्ट हेमरेजेस की तो समझ आ सकती है। अब एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपने हेमरेज को और एक्सुडेट को कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। ये हेमरेज आप देखो रेड कलर के ये जो इस तरह से इर्रेगुलर से हेमरेजेस हैं। कुछ हेमरेजेस होते हैं जो डॉट की तरह होते हैं, ठीक है, वो होते हैं डॉट ब्लॉट हेमरेजेस। कुछ होते हैं यूँ फ्लेम की तरह होते हैं, उनको हम फ्लेम शेप हेमरेजेस कहते हैं। जिस तरह से ये देखो ये हमें डॉट ब्लॉट हेमरेजेस मिल रहे हैं, मींस के डॉट की तरह हेमरेजेस मिल रहे हैं, ठीक है। और जो अभी मैंने आपको दिखाए वो यूँ फ्लेम की तरह के हेमरेजेस थे। उसकी एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि बुक से ये आपको अगर आप ये इस फिगर में देखो तो ये देखो ये हेमरेजेस, ये भी फ्लेम शेप हेमरेजेस हैं, ठीक है। यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन मैंने आपको ये दिखाया इसलिए है, ये आप इनकी शेप से देख के पता लगा सकते हो, ठीक है। अगेन दीज हेमरेजेस आर फ्लेम शेप्ड हेमरेजेस, ये शेप आपने ज़रूर याद रखनी है। तब हेमरेजेस डॉट ब्लॉट जो यूँ डॉट की तरह होते हैं, और ये फ्लेम शेप हेमरेजेस इस तरह से होते हैं, ठीक है। और ये वेन आपने अपने माइंड के अंदर रखनी है कि एंगॉर्ज्ड वेन, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको इतना इस तरह से इसलिए डिटेल से बता रही हूँ क्योंकि समटाइम्स वो ये पिक्चर्स ही दे देते हैं सिनेरियोज़ के अंदर, तो आपने उन पिक्चर से डायग्नोज करना होता है। और ऑस्पी में तो स्पेसिफिकली ऐसे ही होता है, ये पिक्चर ही आ जाती हैं, और ये वाली पिक्चर्स इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी जान नहीं छोड़ती 4th ईयर में। तो आपको ये जो एंगॉर्ज्ड वेन्स हैं ये आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके अलावा अगर आप इस फिगर के अंदर देखो तो यहाँ पे हमें कुछ नॉन परफ्यूज्ड एरियाज़ मिल रहे हैं। वैसे रेटिना के अंदर चारों तरफ कोई ऐसा एरिया नहीं होता जहाँ पे कैपिलरीज नहीं होती, लेकिन जो इस्कीमिक टाइप है उसके अंदर ये वाला एरिया, ये सारे के सारे एरियाज़ हमें नॉन परफ्यूज्ड मिल रहे हैं, और ये बेसिकली हमें फ्लोरेसीन पे पता लगता है, ठीक है। और ये आप देखो ये नॉर्मल है, ये हमें नॉर्मल ये रेटिना है, और ये वाला इस्कीमिक रेटिना है। फ़र्क अब आप इन दोनों के दरमियान कर सकते हो कि फ्लोरेसीन पे सिर्फ हमें पता लगता है। तो ये देखो सारा रेटिना ब्लड वेसल से भरा हुआ है, तो ये हमारे पास परफ्यूज्ड है, और ये वाला इसके अंदर नॉन परफ्यूज्ड एरियाज़ है, और ये हमें फ्लोरेसीन पे पता लगा है। इसके अलावा ये अगेन हेमरेजेस दिखाए हुए हैं, ये वाले हाफ रेटिना में, और ये वाले ये एक क्वाड्रेंट के अंदर दिखाए हुए हैं, और ये वाले हमारे पास हाफ रेटिना के अंदर दिखाए हुए हैं। एक चीज़ मैं आपको और डिफ्रेंशिएट करना बताना चाह रही थी कि एक्सुडेट 2 तरह के होते हैं, एक होता है सॉफ्ट एक्सुडेट, एक होता है हार्ड एक्सुडेट, ठीक है। तो जो सॉफ्ट एक्सुडेट होता है उसको हम कॉटन वूल स्पॉट्स भी कहते हैं। उसका एक रेगुलर मार्जिन होता है और वो येलो कलर के नज़र आते हैं। आप कहोगे ये भी येलो चीज़ नज़र आ रही है, तो ये बेसिकली ऑप्टिक डिस्क का एरिया है, ये हमेशा येलो ही हमें नज़र आता है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा रेटिना में किसी भी जगह के ऊपर अगर इस तरह के येलो कलर के स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं और उनके रेगुलर मार्जिन्स हैं तो वो कॉटन वूल स्पॉट्स हैं। अगर वो इर्रेगुलर से हैं तो वो हमारे पास हार्ड एक्सुडेट है। यहाँ पे आप देखो ये इर्रेगुलर से येलो स्पॉट्स हैं तो ये हार्ड एक्सुडेट है, लेकिन ये जो रेगुलर है ये रेगुलर है तो ये सॉफ्ट एक्सुडेट है। तो ये कुछ फीचर्स आपको इसके ज़रूर आने चाहिए
फ्लेम शेप हेमरेजेस, एंगॉर्ज्ड वेन, ये भी देखो एंगॉर्ज्ड वेन है, डायलेट नॉर्मल दिस साइज़ और ये वाला साइज़ देखो, ठीक है। फिर बड़े बड़े हेमरेजेस को हम डार्क ब्लॉट्स, तो ये बेसिकली ये समझाने का मकसद ये है कि ये वाले ऑस्पी में भी आते हैं। ये जो ये पिक्चर्स हैं ना, ये कभी जान नहीं छोड़ती, तो आप जब भी जतोई से करो इन पिक्चर्स को आपने ज़रूर करना है, एक भी पिक्चर आप मिस नहीं कर सकते। आपको इनका डायग्नोसिस, इनके डिफ्रेंशिएट करना, हर चीज़ आना चाहिए। इवन जब ये इस बुक के एंड पे, ये स्टार्टिंग में जो रेटिना की पिक्चर्स हैं, मैं एंड पे वो भी आपको दिखा दूँगी ताकि आप एटलीस्ट इनको डिफ्रेंशिएट तो कर पाओ। कुछ पॉइंट्स तो मैंने आपको बताए हैं, जो रह गए वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी, ठीक है। तो होप सो कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर पेशेंट हमेशा इस हिस्ट्री के साथ प्रेजेंट करता है कि अचानक उसको दिखाई देना बंद हो गया और एक आंख से बंद हुआ, दोनों आंखों में बंद नहीं हुआ, ठीक है। और डायलेटेड वेन्स हमें नज़र आती हैं और हेमरेजेस, एक्सटेंसिव हेमरेजेस मिलते हैं। तो ये अगर आप हिस्ट्री के पॉइंट्स अपने माइंड में रखोगे तो ये टॉपिक बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और जैसे बुक के अंदर लिखा हुआ है, अगर आप ऐसे नहीं करना चाह रहे तो आप जो है वो, अगर जोगी की आपको पिक्चर चाहिए हो तो आप मुझे बता देना। अदरवाइज़ जो नोट्स हैं वो उनके अंदर मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हैं। मैंने उनके अंदर ट्रीटमेंट कॉजेज़ नहीं लिखे, लेकिन मैंने उनके अंदर हिस्ट्री के सारे पॉइंट्स लिखे हैं। कॉम्प्लिकेशंस आपने यहाँ से कर लेनी है और ट्रीटमेंट यहाँ से कर लेना है, ठीक है।